विद्यार्थी सारे के सारे हनुमान हैं। विद्यार्थी सारे के सारे क्या है? हनुमान है। और जो जामवंती है शिक्षक, उनका खुश रहना भी बहुत आवश्यक है। अगर उनका मूड ठीक होगा तो विद्यार्थी जो है वो उनसे कुछ अच्छा प्राप्त करेगा। अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी का भी लॉस होगा। तो क्योंकि उनका खुश रहना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य की अगली पीढ़ी और भारत का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अंतिम वक्ता के रूप में अंतिम एवं शेष किंतु अत्यंत विशेष वक्ता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी टेलर साहब को आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनका विषय रहेगा रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज। सभी आमंत्रित अतिथिगण, लंबे समय से विराजमान सभी सहभागीगण, सबके चेहरे बड़े मायूस से नजर आ रहे हैं। क्यों लगता है जैसे बहुत बोझ हमारे माथे पे डाल दिया। मेरी भावना ये है कि मैं थोड़ा आपका माहौल चेंज करने का प्रयास करूं। थोड़ा पहले के समय में चलते हैं। इंदिरा गांधी का शासन था, इमरजेंसी लगी हुई थी, परिवार कल्याण कार्यक्रम बड़े जोरों पर था, लोग खेतों में भागे भागे फिर रहे थे। उस समय में मैं प्रधानाचार्य राजकीय सेवा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था और चूंकि ये राजकीय काम था, मुझे भी दायित्व सौंपा गया कि आप गाँव में जाकर के लोगों को प्रेरित करें परिवार कल्याण के प्रति। उस समय में एक गीत लिखा था, आपके मायूस चेहरों को देख करके कोई बात नहीं। करेगा केवल ये भी उतरी है, बाकी अंदर से ठीक है। एक गीत लिखा था उस समय में, ये धुन अगर कहीं से आपको मैच खाती है, उन्होंने चुराई, मैंने नहीं चुराई। आपको लगेगा कि अरे धुन तो हमारी सुनी सुनी लग रही है, आप मुझे बता देना किसने चुराई, मैं उस पर केस कर दूंगा। जो मैं शुरू करूंगा आप पहचान जाएंगे कि धुन किसने चुराई। ये ग्रामीण महिला की शिकायत और परिवार कल्याण का संदेश वो अपने पति को प्रेरित कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में जब इमरजेंसी लगी हुई है, देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हमारा क्या दायित्व बनता है, मनोरंजन के लिए सुने, माहौल तो वो नहीं रहा, हालांकि प्रोडक्शन अभी चालू है, गीत आज भी प्रासंगिक है। गांव की महिला की शिकायत, तो माल कुआ गटकाव, समझ में आया होगा, खाई के पान बनारस वाला। उन्होंने मेरी धुन चलाई, मैंने नहीं चलाई। खुद तो माल कुआ गटकाव, रबड़ी का तो न्या पियावे, छोला चाट पकौड़ी खार मुंडे, मीठो पान दबार मापे, नवरो रोग जमावे। खुद तो माल कुआ गटकावे, वो तो बाजार में जाके खा के आ जाता है, घर पे बेचारी हुई वो शिकायत। तो माल कुआ गटकावे, अब शिकायत पहली हुई, चोली अगरानी साड़ी फाट दी मारी है, हुई चोली अगरानी साड़ी फाट दी मारी है, ताना मारे जेठानी मोसा बुलद रानी है। छोटिया को लेकर फाट्यो मगनिया की बुसट फाटी, यो मांग्यो मत सारो फिरे उगाड़ो स्कूल ड्रेसा फाटी, पलटन थुई संभाल मत
माँ पे रोब जमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे। दूसरी शिकायत, अब आ रहा है फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण, वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। अले सिस्टर आई मने बात बताई है, हाय कल सिस्टर आई मन बात बताई है, अतरा बरसातों मन बोध सताई है। अरे दो टावर कहीं थोड़ा फोकट में पूजा फोड़ा, अरे पूरी एक पचोड़ बना दी रोटियां का भी फोड़ा। अब जल्दी सो चल अस्पताल, मत माँ पे रोब जमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे, रबड़ी का दोन्या पियावे, छोला चाट पकोड़ी खार मुंडे, मीठो पान दबार माँ पे नवरो रोब जमावे। अंतिम अंतरा, बाता सगली मारी जाने काने कट्ठे गई है, घर गृहस्थी की चिंता दारू में बेगी है। ये छोरा छोरी रोवे, ये कहीं फेरे कहीं धोवे, ये छोरा छोरी रोवे, ये कहीं फेरे कहीं धोवे। अरे घरे उंदरा करे ग्यारसियां, कहीं रांधे कहीं पोवे, मन लीजे रे राम संभाल, मत माँ पे रोब जमावे, खुद तो माल पुआ गटकावे। इस तरह का गीत था, केवल आपका मानस चेंज करने के लिए। मुझे जो टॉपिक मिला है आज का, आप सब इससे भली बात ही पढ़, आवाज आ रही है? मुझे कभी लगता आवाज आ रही है। रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज, ये टॉपिक निर्धारित किया गया मेरे लिए। किसी भाषा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में परंपरागत शैक्षिक गतिविधियों की प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी है, इस पर चर्चा करें। सब जानते हैं परंपरागत क्या विधियां थी जिनके प्रति हमारा मोह भंग हो गया है। आज के दिन में हम उनका उपयोग नहीं के बराबर करते। कतिपय शिक्षक करते होंगे, अधिकांश शिक्षक नहीं करते। भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो पहले हम समझने का प्रयास करें भाषा क्या है। भाषा लिखित या वाचिक रूप से या सांकेतिक रूप से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को अपने तक पहुंचाने का माध्यम का नाम भाषा है। ये लिखित रूप में, वाचिक रूप में या सांकेतिक रूप में हो सकती है। संकेत भाषा एक विशिष्ट प्रकार के समुदाय में काम में आती है। विशिष्ट बालकों को जब शिक्षा दी जाती है तो संकेत भाषा में शिक्षा दी जाती है। संकेत भाषा में लोग बात करते हैं, तो हम उस भाषा की बात करते हैं जो हमारे सामान्य विद्यालयों में प्रचलित है। तो भाषा हमने सीखा, अंग्रेजी में भाषा की एक परिभाषा प्रचलित है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने सोच को प्रकट करने के लिए जो ध्वन्यात्मक रूप है, शाब्दिक रूप है, उसका नाम है भाषा। इसी भाषा के जानकार होने का आशय ये है, हम किसी भाषा के बारे में ये कह सकते हैं कि हम अमुक भाषा में पारंगत है, अमुक भाषा में आती है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उस भाषा को सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर सकें, उस भाषा में वार्तालाप कर सकें और उस भाषा के लिए स्वीकृत मानक लिपि में उसको लिख सकें और पढ़ सकें।
अगर ये योग्यता हमारे भीतर है तो हम उस भाषा के जानकार कहलाते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो उसका मनोवैज्ञानिक क्रम है, जो लोग बीएड कर रहे हैं या जो कर चुके हैं वे जानते हैं कि LSRW इसका एक स्वाभाविक क्रम में मनोवैज्ञानिक क्रम है, जिसमें हम भाषा किसी भी बालक को सिखाना चाहें तो इसी क्रम में सहज रूप में सीख जाता है। सबसे पहला जो चरण आता है वो है लिसनिंग का, सुने। सबसे पहले सुनने का अवसर उसे पर्याप्त मिले। हम यही काम करते हैं जब एक छोटे से शिशु को बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा महीने 2 महीने का 3 महीने का होता है तब से पूरा परिवार उसे भाषा शिक्षण के लिए तत्पर होकर के भाषा के शिक्षक का काम करने लगते हैं। चाहे उसकी बुआ उसे गोद में ले रही है या उसका दादा ले रहा है, दादी ले रही है, अंकल ले रहे हैं, आंटी ले रही है, सब उससे बातें करते हैं जबकि बच्चा बोलता ही नहीं है और भाषा को समझता ही नहीं है। फिर भी हम कहते हैं बेटा देख 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 गाय आ गई, देख ये साइकिल आ गई, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, पानी पिएगा, दूध पिएगा। हम उसे बोल बोल करके बार बार उसे भाषा को सुनने का अवसर देते हैं, पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला जो चरण है भाषा का सिखाने का, चाहे वो कोई भी भाषा सिखा रहे हो, चाहे हमारी मातृभाषा हो या कोई विदेशी भाषा, उसे पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। और जिस भाषा को हम सुनने का अवसर दे रहे हैं वह भाषा का शुद्ध रूप उसके सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अगर वह अशुद्ध उच्चारण को सुनेगा तो वह अशुद्ध ही बोलना सीखेगा, क्योंकि दूसरा चरण बोलना सीखने का है। एक पंजाबी बालक अगर बोलना सीखता है तो वह कभी भी, आपने सुना होगा पंजाबी लोग कभी पुत्र नहीं बोलते, पुत्र बोलते, ये मेरा पुत्र है, क्योंकि उन्होंने पुत्र उच्चारण करना सीखा ही नहीं। सुनकर के सीखते हैं इसलिए वो पुत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रीय प्रभाव भाषा के उच्चारण पर अगर दृष्टिगत होते हैं, ये कारण शुद्ध रूप से भाषा का नहीं सुन पाना इसका मुख्य कारण है। दूसरा जो इसका चरण है वह है बोलना सीखना। जो पर्याप्त रूप से सुन लेते हैं तो बोलना सीखने का काम प्रारंभ करता है। बच्चा तुतलाती बोली में बोलना आरंभ करता है। हम इसे हमारे परिवार में बड़े हो रहे एक शिशु से आराम से इस क्रम को समझ सकते हैं कि भाषा सीखने का क्रम क्या है। जब हम बच्चे को सामने बार बार बोलते हैं तो वह तुतलाती बोली में बोलने का प्रयास करता है। यही होता है कक्षा में जब हम पर्याप्त रूप से सुनने का अवसर देते हैं तो फिर उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है, डील करवाई जाती है, अवसर दिया जाता है कि वो सुनी हुई बात को वैसे का वैसा उच्चारित करके वापस दोहराने लगे और बोलने लगे। तीसरी सीढ़ी आती है रीडिंग की। पढ़ना सिखाते हैं, जब वह सुन ले बोल ले तब हम उसे रीडिंग करना सिखाते हैं। रीडिंग में भी सेंटेंस मेथड जो है ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही पद्धति है। हम कितना इसको अनुकरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम विचार करके देखेंगे कि आज हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ मनोवैज्ञानिक तथ्यों को नकार करके भाषाएं पढ़ा रहे हैं। जब रीडिंग का अवसर आता है तब सेंटेंस को पहले पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। हमने ये करके देखा है। मैं आज इस अवसर पर हमारे गुरुजी मिस्टर अब्दुल सबूर को याद करूं, उन्होंने एसटीसी में हमें इंग्लिश टीचिंग मेथड पढ़ाया था। तब उन्होंने इसे प्रैक्टिकल करके कई बार करके दिखाया कक्षा में। हमने भी इसको आजमा करके देखा कि वाक्य पढ़ाना पहले सिखाया जा सकता है, वाक्य के बाद फिर शब्द के बाद फिर लेटर सिखाते हैं। तो ये बहुत सफल और मनोवैज्ञानिक मेथड है, बिगनर्स के लिए बहुत कारगर है। इसको हमने करके देखा है, बहुत सफल सिद्ध हुई है। लड़का वाक्य पढ़ना सीख जाता है जबकि उसे लेटर्स का ज्ञान नहीं होता, वो ABCD लिखना भी नहीं जानता और वो सेंटेंस को पढ़ना सीख जाता है। हमने पढ़ा करके सिखा करके देखा है। बिल्कुल ये स्वानुभूत विधि है, बहुत अच्छी मेथड है। हम पहले सेंटेंस सिखाएं, फिर वर्ड सिखाएं, उसके बाद लेटर्स पे आए। और शुरू के जो 2 चरण हैं इनको नहीं छोड़े, पहले वो सुने, फिर बोलना सीखे, फिर पढ़ना सीखे और अंतिम चरण में लिखना सीखे। अब हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम मूल में ही भूल कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो ही बच्चा विद्यालय में आता है उसे पेन पकड़ा करके A फोर एप्पल लिखना सिखाते हैं, तो हमारी शुरुआत ही गलत हो रही है। मनोवैज्ञानिक ढंग से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम उसको लिखना सिखाते हैं, लिखने के बाद हम उसको लेटर पढ़ना सिखाते हैं, लेटर के बाद हम वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं और फिर लास्ट में जाते जाते उसको सेंटेंस पढ़ना सिखाते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चा एक सेंटेंस को एक बार में बिना थोड़े पढ़ना ही नहीं सीखता।
जब भी उसे कोई सेंटेंस पढ़ने के लिए जाता है, अगर उसमें 5 शब्द हैं तो उसको 5 शब्दों में तोड़ करके पढ़ेगा, एक सेंटेंस में उसको नहीं पढ़ता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक चरण है, इसका हम अनुसरण करते हुए प्रयास करें कि हम इस विधि से पढ़ाएं। प्रतिदिन कक्षा में ये चारों चरण हम फॉलो करें। बच्चा भाषा को सुने, बोले, पढ़े और लिखे। इन चारों चरणों पर प्रतिदिन अगर हम काम करते हैं, विशेष तौर से बिगिनर्स के लिए, जहाँ हम नई भाषा की शुरुआत करते हैं, विदेशी भाषा पढ़ाते हैं, तो इन चारों क्षेत्रों में काम किया जाना चाहिए। इसीलिए जब अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं बिगिनर्स में, तो पहले राइम वगैरह बुलवाते हैं, फिर उसको डेली डायरी के क्वेश्चन वगैरह हम पूछते हैं और अंग्रेजी में उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारा भी बैकग्राउंड अंग्रेजी का नहीं है, बच्चों का भी बैकग्राउंड अंग्रेजी का नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उसे ऐसा एटमॉस्फेयर क्लास में दें कि वो उस भाषा को सुने और बोले। तो प्रत्येक चरण के लिए भाषा के उच्चारण की शुद्धता और शुद्ध वर्तनी लेखन की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भाषा के प्रति न्याय करेंगे, अन्यथा नहीं। अब हम उन परंपरागत टेक्निक्स की विधियों की बात करें जो भाषा शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक होते हुए भी हमारा उनके प्रति मोह भंग हो गया है। आज की तारीख में हम उसे या तो काम में नहीं लेते या कम काम में लेते हैं। कतिपय शिक्षक काम में लेते होंगे, अधिकांश ने तो इसकी तरफ से मुंह फेर लिया है। सबसे पहला मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँ सुलेख लेखन। जब आप और हम पढ़ा करते थे, जो बड़ा वयोवृद्ध हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, आपको याद होगा हम बांस की कलम से गुरुजी तिरछा काट करके हमें हिंदी की सुलेख दिखाया करते थे। जब हम एसटीसी में थे तब बांस की कलम को सीधा काट करके और अंग्रेजी के लेटर्स अखबार पर लिखने का अभ्यास कराया करते थे। जो मेरे ओम जी आए नहीं, आज वो हमारे ट्रेनिंग फेलो हैं, सबूर साहब प्रतिदिन 1 घंटे हमें बांस की कलम से क्लास में बिठा करके और अंग्रेजी के लेटर्स कलम से लिखवाते थे। ये तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। प्रतिदिन 1 पेज हम सुलेख लिखा करते थे कलम से, उसमें पूरा रिस्ट को पूरा मूवमेंट मिलता है, पूरी एक्सरसाइज होती है, तो बच्चा उसका आकार और उसकी आकृति को सही ढंग से लिखना सीख जाता है। सुलेख लेखन पर उन्हें हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आज की तारीख में भी आवश्यकता है, क्या ये बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है कि सुलेख लेखन तो बिल्कुल पुरानी चीज होगी। पुराने मार्ग साहब पढ़ाया करते थे, हम तो आधुनिक है इसलिए हम तो बाल पेन से लिख पाएंगे। आज की हैंड राइटिंग देख ले बच्चे की, पुराने आदमी की हैंड राइटिंग देखें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा स्थिति क्या है, हस्तलेख कहाँ चला गया। तो सुंदर लेख लिखना सिखाएं, सुलेख को पुनः अपनाया जा सकता है। बांस आज की तारीख में भी उपलब्ध है, हम काम में नहीं लेते इसलिए दुकानदार ला करके बेचता नहीं है। अगर हम व्यवस्था करना चाहें तो हो जाती है। सुलेख लेखन एक ऐसा माध्यम है जिससे वापस भाषा शिक्षण में अपनाया जा सकता है। हस्तलेख सुधार के लिए, चाहे वो अंग्रेजी का हस्तलेख हो चाहे हिंदी का, केवल कलम की कटिंग अलग तरह से होती है। हिंदी में हम तिरछा काट करके लिखते हैं और अंग्रेजी की कलम को सीधा काट करके हम अक्षर की बनावट लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हम घिस करके गुरुजी जी निम्न को तिरछा करके हमें दिया करते थे 2 लाइन वाली कॉपी में और 4 लाइन वाली कॉपी में नकल करने के लिए। जी नहीं पाया करता था, एक लंबा होल्डर में फंसा करके उसे घिस करके गुरुजी सल्ली पे तिरछा करके और हमें देते थे, अब इससे लिखो। और अक्षरों की बनावट छोटी बड़ी होकर के सही आकृति में अक्षर बनाना सीख जाता था बालक, उसकी ओर भी वापस ध्यान दिया जा सकता है। ऐसी गतिविधि है जिसे हम शिक्षण में अपना सकते हैं। जैसा मैंने उल्लेख किया, अक्षरों के आकार और आकृति को नियंत्रित करने के लिए हिंदी में 2 लाइन और अंग्रेजी में 4 लाइन की कॉपी का प्रयोग करना चाहिए और गणित में चौखाने वाली कॉपी का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी के सभी वर्णों के लेखन का अभ्यास हो, आप चाहें तो नोट कर ले। 26 लेटर्स होते हैं। हमेशा आप नया सेंटेंस लिखते हैं, ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप, गॉड इज ओमनीपोटेंट, पता नहीं नए स्लोगन ला करके हम इसके ऊपर 1 लाइन लिख करके बच्चों को देते हैं। अगर एक ही लाइन लिखते तो उसमें 26 ही लेटर्स का अभ्यास हो जाता है। वो सेंटेंस हम नोट कर लें। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में 26 लेटर आ गए, कोई 2 बार आया, कोई 1 बार आया, लेकिन आ गए। इसी लाइन को हमेशा लिखवाएं।
तो बच्चे की हैंड राइटिंग सुधर जाती है, क्योंकि छोटी सी अक्षर अगर वो लिखना सीख गया तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा सुझाव मैं देना चाहूँगा, जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें वार्षिक योजनाएं बनती हैं विद्यालय की, उन वार्षिक योजना में हिंदी और अंग्रेजी के वर्तनी सुधार की योजना को हर साल लेकर के हम अंग्रेजी भाषा के स्तर को और हिंदी भाषा के स्तर को सुधार सकते हैं। हिंदी भाषा का वर्तनी सुधार, जिसमें सप्ताह में 3 बार हम 10-10 शब्द श्याम पट पर लिख दें, एक सप्ताह में या 15 दिन में एक बार उनको डिक्टेशन लिखाते, श्रुतलेख लिखाते, उन्हीं शब्दों पर आधारित और उनकी वर्तनी में सुधार का प्रयास करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चों की वर्तनी में सुधार होगा, वो सही स्पेलिंग याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अगर थोड़े थोड़े अंतराल में हम डिक्टेशन की परंपरा को वापस शुरू कर दें, श्रुत लेखन जो है वह परंपरा बिल्कुल समाप्त हो पाए, डिक्टेशन लिखाते ही नहीं है। हम जब पढ़ा करते थे तो हर 2 दिन में 3 दिन में हिंदी के गुरुजी या अंग्रेजी के गुरुजी डिक्टेशन लिखाया करते थे, फिर उसमें एक कोई अशुद्धि आती तो उसको 10-10 बार वापस शुद्ध रूप में लिखवाते। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदी में एक भी अशुद्धि नहीं आती है ना। मैं जब बीएड में था तो माधुरी चौबे मैडम मुझे ये कहते हुए गर्व इस बात का होता है कि हमारे गुरुजी ने जो मेहनत करी मिडिल सेक्शन तक, वो इतनी कारगर हुई कि बीएड की एक मैडम जो माधुरी चौबे नाम के हमारे मैडम पढ़ाया करती थी, उन्होंने ये चैलेंज दिया कि मैं मिस्टर टेलर आपके जो पाठ योजना है उसमें वर्तनी की अशुद्धि निकाल करके दिखाऊंगी। और मैंने उस चैलेंज चुनौती को स्वीकार किया। पूरे साल में वो एक भी अशुद्धि नहीं निकाल पाई और अंत में उन्होंने मुझे जब पुरस्कृत किया मंच पे बुला करके और प्रिंसिपल साहब से जब पुरस्कार दिलाया तब उसका हाथ मेरे पीठ पर था कि मैं ये वो स्टूडेंट है जिसकी पूरे साल में एक भी हिंदी में अशुद्धि नहीं निकाल सकी। ये उन गुरुजी को लगता है जिन गुरुजी ने 8वीं क्लास तक हम पर मेहनत करी, जिन्होंने श्रुतलेख लिखवाया, सुलेख लिखवाया और बार बार अशुद्धियाँ आने पर उन अशुद्धियों पे घोड़ा लगाते और उन्हें शुद्ध रूप में 10 बार 20 बार लिखाते। अगर एक बार गलत आया 10 बार लिखना, फिर से अगर वो शब्द गलत आया तो उसको 20 बार लिखवाना। ये ऐसी टेक्निक थी जो काम कर रही। आज हम एक भी अशुद्धि नहीं करते, ये उन गुरुजी की देन है, इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। इस टेक्निक को हम भाषा शिक्षण में काम में लें तो आप अच्छे भाषा शिक्षक बन सकेंगे। आप अपने शिष्यों पर गर्व कर सकेंगे कि मेरे शिष्य बिल्कुल शुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध नहीं लिखते और उच्चारण भी शुद्ध करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में शब्द भंडार वृद्धि योजना को वार्षिक योजना में शामिल करके चलाया जा सकता है। जो निजी विद्यालय हैं वार्षिक योजना नहीं बनाते, योजना तो चला सकते हैं। हम एक दिन छोड़ के एक दिन किसी भी एक सार्वजनिक श्याम पट पर 8-10 नए शब्द अंग्रेजी के लिख दें और सप्ताह में एक बार उनको वापस डिक्टेशन के रूप में लिखा करके देख लें तो बच्चों में मीनिंग याद करने की एक प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी और उनकी अगर एक्टिव वोकेबुलरी बढ़ जाएगी तो बच्चा उस भाषा का निष्णात बन जाएगा, उसमें होशियार हो जाएगा। तो ऐसा काम हम कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है। थोड़ा सा समय लेना पड़ता है, 5-10 मिनट पहले हम चले जाएं और प्रार्थना से पूर्व ही श्याम पट पर 10 शब्द नहीं लिखते और उनको 2 दिन तक लिखा रहने दें, तीसरे दिन नहीं लिखते। ऐसा हम करते हैं तो हम करीब कितने राउंड कर लेंगे? 12 राउंड कर लेंगे और 10 शब्द भी लिखते हैं तो 120 नए शब्द हम 1 महीने में उनको सिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई योजना चालू करके शब्द भंडार वृद्धि का और प्रयास करें। हिंदी के भी लिखे जा सकते हैं, अंग्रेजी के भी लिखे जा सकते हैं, दोनों ही भाषाओं में शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी तो बच्चे भाषा में दक्ष होने लगेंगे। आपके पास भी चिंतन के लिए काफ़ी इसमें है, जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो बाद में मैं आपके सुझाव आमंत्रित करूंगा। हो सकता है कोई बिंदु मैंने छोड़ दिया हूँ। हर शनिवार को गवर्नमेंट स्कूल्स में बाल सभा का आयोजन होता है। बाल सभा में हम अलग अलग प्रवृत्तियों का संचालन करें, अलग अलग प्रवृत्ति के लिए अलग अलग शिक्षक को दायित्व सौंप दें जिनकी जिसमें रुचि हो। कविता पाठ है, अंत्याक्षरी है, कवि दरबार है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, पत्र वाचन प्रतियोगिताएं हैं। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हम बच्चों को
सभी प्रकार की भाषाओं में दर्ज कर सकते हैं। उसकी जो वाचिक क्षमता है, उसकी वक्तृत्व क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रार्थना सभा में नियमित रूप से सही उच्चारण के साथ समाचार वाचन का दायित्व किसी व्यक्ति को सौंप करके, किसी लड़के को सौंप करके हम शुद्ध उच्चारण शिक्षण का काम कर सकते हैं। हम ऐसे 2-4 बच्चे ट्रेंड कर दें जिनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, वही लड़के प्रतिदिन समाचार का वाचन करें। हो सके तो भाषा शिक्षक को बता दें कि उन समाचारों को एक बार वो पढ़ करके उनको पहले सुना दे कि किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध तो नहीं कर रहा है। अगर वो अशुद्ध करता है तो वही प्रार्थना सभा में उस शब्द का हम सही उच्चारण सब बच्चों को सिखा दें। तो ऐसा करने पर अप्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक रूप से आप शुद्ध उच्चारण का शिक्षण कर पाएंगे और हिंदी भाषा विकसित होगी। अध्यापन के दौरान भी हम प्रयास कर सकते हैं। जब हम अनुकरण वाचन के लिए किसी छात्र को खड़ा करते हैं, बीएड वाले ध्यान से सुने, जब आप अनुकरण वाचन पाठ योजना में तो लिखते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन आदर्श है या नहीं, पहले खुद सुन करके देखें। हम जो आदर्श वाचन प्रस्तुत कर रहे हैं वो किसी तरह से आदर्श में, ऐसा तो नहीं हम भी किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हो वही आदर्श नहीं हो। आदर्श का मतलब आइडियल, इससे बढ़िया उच्चारण नहीं हो सकता। ये श्रेष्ठ उच्चारण था जो टीचर ने करके दिखा दिया। इसका मतलब खुद का उच्चारण तो शुद्ध होना ही चाहिए। उस उच्चारण को करने के बाद में जो बच्चा अनुकरण वाचन करे तो हम बड़ा ध्यान से सुने। उस समय में अध्यापक रिलैक्स्ड हो जाता है। टीचर उठ खड़ा हो, अब तू पढ़। जो ही वो पढ़ने लगता है, अध्यापक अपना दूसरा काम करने लगता है, मोबाइल में व्हाट्सएप को चेक करने लगता है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई दूसरी बात तो नहीं है, कोई फोन तो नहीं आया, मिस कॉल तो नहीं है, क्योंकि फुर्सत मिल गई 5 मिनट की। तो इस फुर्सत के क्षणों को उपयोग करें बच्चे के हित में। उसके उच्चारण को सुने कि उसने कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अशुद्ध उच्चारण कर दिया, उसे श्याम पट पर लिख करके हम न केवल उस बच्चे से बल्कि पूरी कक्षा को उस शब्द का सही उच्चारण करवाएं और उसकी ड्रिल करवाएं, अभ्यास करवाएं। क्लास के 2 हिस्से करके पहले आधा हिस्सा ये बोलेगा, आधा हिस्सा ये बोलेगा। हम जांच के लिए किसी पीछे वाले बच्चे को खड़ा करके उससे पूछेगा तुम इसको पढ़ करके दिखाओ क्या है। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें अशुद्ध उच्चारित करते हैं। हम उन शब्द की पहचान करें और उसे शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कक्षा में कराएं। पर्याप्त अभ्यास कराएंगे तो सभी बच्चों का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जिस बच्चे ने अशुद्ध उच्चारण किया केवल उसी को अभ्यास में करा करके पूरी कक्षा को अभ्यास कराएं। तो संभव है अन्य बच्चे भी उसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं। बड़ी कक्षाओं के लिए नाटक या एकांकी का मंचन साल में 1 या 2 बार कराना बहुत ही हितकर होता है भाषा शिक्षण के लिए और संवाद संप्रेषण के लिए। बच्चा बातचीत में ट्रेंड नहीं होता, संवादों का संप्रेषण नहीं कर पाता, संवादों को ठीक से बोल नहीं पाता। हम जब पढ़ा करते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नाटक करने की परंपराएं थी। हम अभिनय मंच पे हुआ करते थे। मैंने खुद भक्त प्रहलाद और श्रवण कुमार, भक्त ध्रुव, राजा हरिश्चंद्र, इन नाटकों में अभिनय की भूमिका मैंने अलग अलग अभिनय मैंने किए, मुझे भूमिका मिली, पात्र मिले थे। अगर हम कई एकांकी पाठ्य पुस्तकों में हैं, कई एकांकी हमारी लाइब्रेरी में पढ़े हैं, ऐसे प्रेरणादायक एकांकियों का अगर मंचन हो सके तो थोड़े से प्रयास से हो जाता है 2-5 दिन अतिरिक्त समय देकर के। और हम अगर इस नाटक का मंचन कराते हैं तो बच्चों की अभिनय क्षमता भी विकसित होगी और वह संवाद संप्रेषण की कला में भी पारंगत हो सकेंगे। ऐसा प्रयास किया जा सकता है। हिंदी में सूचनाओं, तथ्यों आदि को याद करने के लिए कुछ काव्यमय पंक्तियां हैं जिन्हें अगर हम याद कराते हैं बच्चों को तो कठिन वाले जो प्रसंग हैं वे भी आसान हो जाते हैं। कुछ मैंने संकलन करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे बिजली के पर्यायवाची शब्द है। हम आपसे अगर पूछे कि बिजली के पर्यायवाची शब्द बताओ तो शायद आप 2 या 3 बता करके रुक जाएंगे। विद्युत, बिजली, ज़्यादा से ज़्यादा चंचला, यहाँ से बाद में लैंड, एक आध और हो सकता है ध्यान दो। एक दोहा है जिसमें बिजली के 9 नाम याद हो जाते हैं। 9 पर्यायवाची शब्द बच्चा अगर एक दोहा याद कर ले तो विद्युत के 9 पर्यायवाची शब्द को याद कर लेता। मैं बोल करके दिखा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोलूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। बच्चों को लिखाएं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं कि बिजली के 9 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। विद्युत, चपला, चंचला, सोदा, मिनी, घनवाम। कितने हो गए? विद्युत, चपला, चंचला, सोदा, मिनी, घनवाम।
तड़ित छठा अकाल की क्षणिक प्रभा नव नाम। ये नौ ही नाम जो है बिजली के, तो ये इस तरह से इनको याद कराया जा सकता है। एक दुआ याद किया, 9 नाम याद हो गए। इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। वो 14 रत्न कौन से थे यूं याद करें तो हम भूल जाएंगे। इसको भी एक दोहे के रूप में अगर हम याद कराते तो बच्चा 14 ही रत्न को याद कर लेगा। ये 14 रत्न समुद्र मंथन में निकले थे। कौन कौन से हैं? श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विश्वास। श्री मणि कौस्तुभमणि रंभा जो परिधि माँ की अप्सरा थी, वो वारुणी शराब, अमीय अमृत, शंख 5 जने शंख निकला था, गजराज ऐरावत हाथी निकला था। इसी तरह से कल्पद्रुम शशि चंद्रमा, धेनु कामधेनु, धनु धनवंतरी जी निकले थे, और विष निकला था हलाहल, और वाज घोड़ा निकला था। ये 14 रत्न निकले थे। इनको याद कराया जा सकता है, इस दोहे को याद कराया। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं इनको याद कराना हो तो गोस्वामी जी की चौपाई क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा याद करा दें तो हमारे 5 तत्वों से जिससे मिलकर के प्रकृति बनी है, हम बने हैं, वो याद हो जाएंगे। इसी तरह से जो इंटरेस्टिंग दोहे हैं जिनमें रुचि जागृत होती है, एक ही शब्द की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार जिसमें है, ऐसे दोहे सिखा करके भी हम बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं भाषा के प्रति। एक दोहा देखें, हिंदी भाषा में जो सारंग शब्द है ये सबसे अधिक अर्थ वाला शब्द है। सारंग शब्द के जितने अर्थ हैं इतने अर्थ किसी भी शब्द के नहीं। तो सारंग शब्द को लेकर के एक दोहा है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओर, जब सारंग सारंग मिलो सारंग करियो चोट। समझे? सारंग ले सारंग चली, सारंग कहते हैं सुंदर स्त्री को। सुंदर स्त्री सारंग लेकर के यानी दीपक लेकर के चली कर सारंग की ओट, अपने पल्ले की ओट करके, सारंग पल्ले को भी कहते हैं, अपने आंचल की ओट में दीपक को लेकर के चली। सारंग सारंग स्यों मिलो, जब सारंग सारंग से मिल गया यानी पवन जब दीपक से मिला तो सारंग कर गयो चोट, तो उस सारंग ने सारंग के साथ चोट कर दी यानी हवा ने दीपक को बुझा दिया। इतनी छोटी सी घटना को करने के लिए कवि ने इतने बढ़िया प्रयोग सारंग शब्द का करके जो समझाया है, ये उक्ति चमत्कार गलत है, उक्ति वैचित्र है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति करके और अर्थ अलग अलग ले रहा है। एक इसी प्रकार का एक सारंग का दोहा और सुनते हैं, उसको समझते हैं। सारंग ले सारंग चलो सारंग गरजो आय, जे मुक्ते सारंग कयो सारंग निकसो जाए। सारंग ले सारंग चलो, सारंग मोर को भी कहते हैं। अच्छा लगता हो, कर्णप्रिय लगता हो, हर कोई उसको सुनना चाहता है। ये हमने हिंदी भाषा की बात करी, थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा की बात करें क्योंकि मैं दोनों ही भाषा में हूँ। अगर अंग्रेजी का नहीं बोलूँगा तो मुझे अंग्रेजी के साथ अन्याय है। हिंदी मेरी मातृभाषा है और अंग्रेजी की मैं रोजी रोटी खाता हूँ। अंग्रेजी में क्या करें कि हमारा शिक्षण रुचिकर हो, बच्चे मीनिंग याद नहीं करते, उनकी एक्टिव वोकेबुलरी बहुत पुअर है, शब्द ही नहीं है, और शब्द नहीं है तो भाषा ही नहीं है। भाषा तो सेंटेंस है, सेंटेंस वर्ड से बनता है, जो वर्ड्स ही नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं बनेंगे, सेंटेंस नहीं बनेंगे तो भाषा ही नहीं है। इसलिए क्या करें सिखाने के लिए, कठिन वर्तनी को रोचक ढंग से सिखाने का प्रयास है, जिसकी स्पेलिंग लंबी है और कठिन है, जिसमें हम सामान्यतः गलती कर देते हैं, उसमें कोई रोचक तत्व ढूंढेंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता किताब में। थोड़ा सा हम अगर मनोरंजनात्मक फुट डालने की कोशिश करें तो मिल जाता है, जैसे मुझे मिला। ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये टेक्निक है। अभी आपने चौहान साहब ने शिक्षण विधि बताई, फिर कौशल बताई, आपने तकनीक बताई, बड़ा सरल है इनको समझना। मेरा हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं विधि, कौशल और तकनीक में क्या फर्क है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं।
अगर हमारे पास एक चॉकलेट हो जो रेपर में बंद हो तो उसको खाने को, रेपर को खोल करके खाने की विधि है और उसको मुंह में रख करके खाना कौशल है, और भरी हुई कक्षा में उसको कैसे तरीके से खाया जाता है ये तकनीक है। टीचर को पता नहीं चले और खा ले, ये तकनीक है। तो ये सरल भाषा में इसको समझा जा सकता है कि तकनीक क्या होती है, कौशल क्या होता है और विधि क्या है। तो मैं अटेंडेंस एक शब्द है, अटेंडेंस स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ करते हैं, कभी एक ही जगह ये आ जाता है, कभी शुरू में आ जाता है। इसको याद करने का बढ़िया तरीका, हमारे स्कूल खुलते हैं 10 बजे, तो बच्चों से कहो 8 10 डांस, 10 बजे नाचो, 8 10 डांस, और इसको एक साथ लिखो, अटेंडेंस की स्पेलिंग हो जाएगी। आप देखें ATTENDANCE, यूं तो याद करें तो DENCE हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, बच्चा कभी जीवन में गलती करेगा ही नहीं, उसको बता दो 8 10 डांस, और इस तीनों को मिला करके लिख दो तो अटेंडेंस की स्पेलिंग जिंदगी में कभी गलत नहीं लिखेगा। इसी तरह से एक टिपिकल स्पेलिंग है जो बच्चे याद नहीं कर पाते, वो है क्यू। क्यू में खड़े होइए, एक क्यू लगाओ, बोलने में तो केवल क्यू है लेकिन स्पेलिंग में 5 अक्षर है, याद ही नहीं होते। बड़ा आसान तरीका है, बच्चा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आप भी नहीं भूलेंगे, मेरा दावा है सबको याद हो जाएगा। हम किसी बच्चे का कान पकड़ के कहते हैं क्यों क्यों करता है, फिर वो बच्चा कहता है यूं ही, बस इसको लिख दो, क्यों यूं ही, क्यों की स्पेलिंग बन जाएगी, बच्चा जीवन पर गलती करेगा ही, क्यों की स्पेलिंग याद है। इसी तरह से अगर वो 8 की स्पेलिंग याद कर लेता है, 8 की EIGHT, तो वो कई शब्दों की स्पेलिंग को सही लिख सकता है। केवल उसको वो शब्दों का संग्रह करके देना है कि ये शब्द अगर आप स्पेलिंग याद करनी है तो 8 की स्पेलिंग के पहले लगाते रहो, नए नए शब्द बनता रहेगा। जैसे हाइट, ऊंचाई, HIGH हाई होता है, हाइट में HEI आ जाता है, बच्चा हमेशा गलती करता है, HIGHT लिखता है। तो आप उसको 8 के साथ जोड़ दो, 8 के पहले H लगाओ तो हाइट की स्पेलिंग हो जाएगी। EIGHT 8 तो है ही नहीं, H और लगा रहे हैं। इसी तरह से वेट, वजन, इसमें भी W लगा दें तो वेट की स्पेलिंग बन जाएगी, वजन EIGHT तो याद है, 8 की तो केवल W और लगाना पड़ेगा। इसी तरह से TATION जो है वो बहुत सारे शब्दों के पीछे आता है। टेशन, जैसे स्टेशन, इन्विटेशन, रोटेशन, म्यूटेशन, कैपिटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, इन सबके पीछे TATION आता है कि शुरू के 2-2 3-3 लेटर्स दूसरे लिखने हैं, इनको एक साथ सिखा दें तो बच्चा जल्दी इनको याद कर लेगा। ऐसे ही जो उच्चारण में समान है, अर्थ में अलग अलग हैं, उन शब्दों को एक साथ सिखाएंगे तो उनके लिए रोचकता आ जाएगी, रुचिकर बनेगा और वो याद करेंगे। ऐसे शब्द जैसे एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट EXCEPT, और एक्सपेक्ट EXPECT, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इनको एक साथ सिखाएं तो स्पेलिंग के अंतर के साथ साथ उच्चारण की समानता और अर्थ क्या अलग अलग हो जाते हैं, बच्चा उसको नोटिस करेगा और याद करेगा। इसी तरह से वेट शब्द अंग्रेजी में बहुत है, वेट, WET, WAIT, WEIGHT और BAT, वेट, इनके अर्थ बता करके एक साथ लिखें। इसी तरह से फेयर, FAIR, FARE, फेयर, और FIRE, फायर, इनको एक साथ सिखाएं। इसी तरह से हेयर, HAIR, HARE, HEIR, हेयर, और HIRE, हायर, ये 4 शब्द हैं, इनको एक साथ सिखाएं तो स्पेलिंग में क्या अंतर है इनको वो नोट कर पाएंगे और सीखेंगे। शायद मैंने आपको बहुत बोर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सुझाव देना चाहें या मैं कोई बिंदु भूल गया हूँ तो मुझे मेरे ध्यान में लाएं, बाकी यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वार्ता छोटे छोटे शब्दों में अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ी हिम्मत की है, कुछ अपनी बात रखना चाहती हूँ, इसीलिए
बाद में शिक्षा क्या है। जेबी वॉटसन जो एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जेबी वॉटसन, सबने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी चंद लाइनों में शिक्षा को परिभाषित किया कि आप मुझे एक नवजात शिशु ला कर दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक या फिर चोर या कुछ भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है। और जो 0 से 5 वर्ष की जो कक्षाएं चलती है, 0 से 5वीं की जो कक्षाएं चलती है, उनके जो शिक्षक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उनको संभालना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है और वो नींव भरने का कार्य करते हैं। वही महल सबसे ज्यादा लंबे समय तक और विशाल आकृति में मजबूती के साथ खड़ा रहता है जिसकी नींव मजबूत हो। और वो जो शिक्षक है प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक स्तर के, वो वही नींव भरने का कार्य करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उपस्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं जितने भी छात्राध्यापक है जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पुरस्कार वितरण के लिए मैं ये मंच श्रीमान BL सेन सर को सौंपता हूं। धन्यवाद सर। आप सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला और सभी श्रोताओं ने उसको समनुरूप सुना। आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूँगा अगले कार्यक्रम से पहले। आज की कार्यशाला के व्हाट्सएप ग्रुप TSIT के नाम से जो बनाया गया है उसमें आप सब जुड़े हुए हैं और वहाँ आपको एक लिंक मिला होगा। उस पर जाकर सभी श्रोताओं को और सभी भागीदार सदस्यों को, वक्ताओं को वहाँ फीडबैक फॉर्म भरना है। उसके अभाव में आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा। अतः जैसे कि ये कार्य पूर्ण कर लेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं महाविद्यालय के गौरव टॉपर्स रहे उन विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ कि जैसे जैसे मैं नाम पुकारता चलूँ, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारें और अतिथियों से अपना स्मृति चिन्ह लें और अपना स्थान ग्रहण करें। स्मृति चिन्ह वितरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय संजय जी सर एवं माननीय संजय जी मैम, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंकर संजीव पंडा साहब, श्रीमान लोकेश जी नागला साहब, डॉक्टर जसवंत सिंह जी, डॉक्टर दीपक जी चौधरी, आप श्रीमान मंच पर पधारें और महाविद्यालय के टॉपर्स को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस हेतु मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूँ BA B.Ed के टॉपर्स में से प्रियंका जाट एवं रत्नी शर्मा को। कृपया मंच पर आकर स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। इससे आगे तैयार हैं BA B.Ed के देश में से ही सांवरलाल प्रजापत, विकास शर्मा और पंकज कुमार कुमावत। यद्यपि अंक तालिका आपकी शिक्षा का प्रतिबिंब नहीं है, सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने पूर्णतः अनुशासित रहकर शिक्षा अर्जित की और इस सूची में अपना नाम लिखवाया। इससे आगे BSc से सोहा डायर और कृष्णा जोशी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आकर स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और स्मृति चिन्ह लेकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चाहे वह कार्यक्रम और गतिविधियां कितने ही दूर क्यों ना हो, हमारा प्रशासन, हमारे संरक्षक इतने उदार होते हैं कि कहीं भी जाना हो तो शिक्षा के क्षेत्र में हाथ पीछे नहीं खींचते और खुले मन से भेजते हैं। उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस जाते हैं वो राजी राजी वहन करते हैं और बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और अपनी भागीदारी हर कार्यक्रम में सुनिश्चित करते हैं। पिछले दिनों संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में आयोजित हुए साइंस फेयर में, जुगाड़ मेले में महाविद्यालय से 3 टीमों ने
मॉडल्स बनाकर वहाँ प्रस्तुत किए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की उन तीनों टीमों के सम्मान के लिए और उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं पुनः एक बार अतिथियों से आग्रह करूंगा कि श्रीमान रोशनलाल जी संचेती साहब, माननीय आशा मैम, प्राचार्य साहब डॉक्टर शंकर जी पंडा, श्री संपत लाल जी टेलर साहब, श्री निर्दोषी जोशी साहब और श्री कन्हैयालाल जी टेलर साहब, आप मंच पे आएँ और साइंस फेयर में भाग लेने वाली टीम्स को सम्मानित करें। इसके लिए मैं आपके बिना ये काम मुमकिन नहीं था। पहली टीम जिन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर मॉडल प्रस्तुत किया, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर से ललित माली, चेतन सरगरा, दिव्यांशु वैष्णव और जानवी शर्मा। इनके लिए आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। विज्ञान उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और सर ने जैसा संदर्भ दिया कि ऐसा विषय जिसका आरंभ ही प्रयोग के साथ शुरू होता है और उसे हम प्रयोगशाला से हीन करके पढ़ा रहे हैं, तो ये आत्मघाती कदम हो सकता है। तो विभिन्न गतिविधियां, प्रयोगशालाएं जहां जहां भी आयोजित होती है उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित रखें। इसी के साथ अगली टीम के रूप में जिन्होंने उनमें बीएससी बीएड सेकंड ईयर से मुकेश मेघवंशी, मनफूल जाट और ऋषि माली तीनों अंतिम कड़ी में तीसरी टीम ताकि आगे भी निरंतर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। जिस तरह से साहित्य में कोई सर्जक, कोई कवि अपनी रचना रचता है, उसी तरह कोई वैज्ञानिक दिमाग वाला व्यक्ति अपनी रचना करता है, उसमें जीता है। डॉक्टर सोनम वांगचुक, आप देखिए आज भी वे व्यक्ति इन प्रयोगों में इतने रत है कि निरंतर रोज आप उनके अपने मॉडल्स को सिर्फ इन प्रतियोगिताओं तक ही सीमित न रखेंगे और उनको जीवनोपयोगी बनाएंगे। इसी के साथ मैं मंच वापस संचालक को सौंपता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कार्यक्रम की अंतिम सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच शालिनी एंड ग्रुप बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर से जो तैयार किया गया महाविद्यालय परिवार के सदस्य श्री राहुल सिंह जी सोलंकी के द्वारा। Shri Nandana Tej Prabhu Mahajagandana Shri
छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब तो मोह माया है, बाकी सब तो मोह माया है। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए श्री राहुल सिंह जी सोलंकी का बहुत बहुत आभार और इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम के अंत में मैं माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर संदर्शन पंडा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यशाला का प्रतिवेदन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मां शारदा को प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागरा साहब, मुख्य वक्ता टेलर सर, विशिष्ट अतिथि नेदू जी जोशी सर, हमारे महाविद्यालय की संरक्षिता श्रीमती आशा जी संचेती, हमारे आज के कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर जसवंत सिंह जी, सरस्वती विद्यालय से पधारे हुए सभी शिक्षकगण, डल्फिन स्कूल के भी पधारे हुए सभी शिक्षकगण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। देखिए, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही है। कहने के लिए मेरे पास कुछ रह नहीं गया है। जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस में होता है, वही हमारी एक्टिंग में, हमारी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, ये जो गतिविधियां आप लोगों ने देखा है, यही हम कहना चाह रहे थे। इसे कहने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना था और इतने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरी टीम ने जो मेरे साथ खड़े रहे, कुछ मैंने तो कुछ किया नहीं, टीम राहुल जी और साथ में दिनेश जी, पंकज जी, अवनिंद्र जी, मेरे फीमेल स्टाफ के मेंबर भी इरफान जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सरस्वती विद्यालय का विशेष आभारी रहूँगा, उन्होंने अपने फैकल्टी मेंबर को यहाँ लेके आए। डल्फिन स्कूल के भी लोगों को बुलाए गए थे, लेकिन कुछ प्रतिनिधि आए। ये कार्यक्रम सर इसलिए था क्योंकि जो लोग बीएससी, बीए, बीकॉम कर लेते हैं या एमएससी, एमकॉम कर लेते हैं, बीएड नहीं किए हुए थे, वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाने के कारण टीचिंग में आ जाते हैं। टीचिंग एक बेस्ट प्रोफेशन है, ये सब लोग जानते हैं, मानते या नहीं मानते हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं। शिक्षक से बढ़कर कोई
मतलब शिक्षण से बढ़कर कोई दूसरा बेहतरीन प्रोफेशन नहीं है, इसलिए उसको नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है। शिक्षक के सामने अगर कोई झुकता है तो उसके ज्ञान के कारण झुकता है और कोई दबाव से नहीं झुकता। आज कोई पुलिस अफसर होगा, कोई बैंक अधिकारी होगा, इसके सामने कोई एमएलए होगा, उसके सामने 1000 लोग झुकते हैं, लेकिन वो दबाव के कारण। और शिक्षक को कोई प्रणाम करता है, झुकता है, वहां कोई दबाव नहीं होता। और सर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने में आप लोग धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है ये तो कमर्शियल यूज है, ये कोई कमर्शियल यूज नहीं है सर। शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये कार्यक्रम है, जो नेक के अंडर में उसकी जो मानदंड है उसे पूरा करने के लिए। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं, जो अनट्रेंड है, उन्हें शिक्षण की समझ को विकसित किया जाए, उनके अंदर ये आइडियाज इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लांट किया जाए। इसके लिए कार्यशाला है, आप सभी लोगों ने सहयोग दिया। नागला साहब से कई बार मेरा चर्चा हुई और नागला साहब को बुलाने के हमने भरसक प्रयास किया। सर की काफ़ी व्यस्तता रहती है। इस मंच से सर से आग्रह करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर बीएड में जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से स्कूल में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम लोग कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, वो स्कूल के अंदर जाते नहीं है और जो वहाँ के प्राचार्य या प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं और वो उनकी दस्तावेजों में साइन कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत ऐसा हो जाएगा, भारत वैसा हो जाएगा। बच्चा स्कूल में गया, टेलर साहब अक्सर माता बोलते हैं और मेरे सामने आके ये चीज कहते हैं, मेरे सर भारी हो जाता है कि सर ये बच्चा तो ट्रेनिंग के लिए गया नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं आता उसको, वो कुछ करके नहीं आता है। तो सर क्यों नहीं हम आश्रित क्षेत्र में जितने सारे विद्यालय हैं उन सभी संस्था प्रधानों को हो सके आप ऐसा कोई दिशा निर्देश प्रदान करें कि कुछ भी हो विद्यार्थी को स्कूल के अंदर आना पड़ेगा। कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई फेवरिज्म नहीं चलेगा, आपको आकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे शिक्षक बना पाएंगे। बिना ट्रेनिंग के आप क्या करेंगे? दो प्रकार के माइंडसेट की बात होती है, मैं सुबह कह रहा था। एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है मुझे क्या करना है, मैं तो पढ़ लिया, बात अब मुझे पढ़ाना है। ये सही नहीं है। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आपको अपने कार्य को बेहतर करने की आवश्यकता है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले जब जरूरत पड़े तब वो ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर अपने परफॉर्मेंस सुधारते हैं। हम यही सब चीजें करेंगे, ऐसी आशा है। इसी के लिए वर्कशॉप आयोजित किया गया था। विद्यार्थियों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, अपने यहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह पर भी कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, आप लोगों को जानना चाहिए। और यहाँ पर जितने सारे फैकल्टी मेंबर बैठे हुए उन सभी को भी मैं कहना चाहूंगा, कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, रिसर्च पेपर लिखना हो, वो सारा काम में अपने आप को जोड़िए। नवाचार होगा, इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग के अंदर आएंगे और हम एक बेहतरीन माहौल बनाने में कामयाब होंगे। मैं सोचता हूँ ये वर्कशॉप आपको इस प्रकार कार्य के लिए प्रेरित करेगी। सर पीएचडी के दरमियान हमने यही सीखा और आज केवल 1 साल में, ये तो पीएचडी हमारे 3.5 साल में रही, लेकिन लास्ट में 1 साल में हमने ये तय किया, मेरे साथी डॉक्टर दीपक जी हैं, हमने तय किया कि हमें कम से कम कॉन्फ्रेंस सेमिनार जो भी हमारे आसपास में हो रहे हैं हमें अटेंड करना है। आज मैंने कोशिश करते हुए 10 रिसर्च पेपर लिख लिए, जिसमें 5 इंटरनेशनल जर्नल में और बाकी 5 पेपर नेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। मेरे नाम पे मैंने 2 पेटेंट किया है और 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप मैंने अटेंड किए। ये केवल ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल है। अगर ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट के थ्रू इन चीजों को देख सकते हैं। हमने कोशिश किया इस ज्ञान को यूट्यूब के माध्यम से लाइव करने की और यूट्यूब के माध्यम से लाइव हो रहा था। तो अवनिंद्र जी को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं और यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं पंकज जी, बेहतर संचालन किया, तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर आप सभी लोग आए, हमारी मांग रखें, सभी को कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिला। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जब कभी हमें आपकी जरूरत हो, जब कभी भी नवाचार की जरूरत हो,
जब कभी भी इन लोगों को जागरूक करने की जरूरत हो, आप अपनी पॉजिटिव इंटरेक्शन, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो सानिध्य है, हमें प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूँगा सभी शिक्षकों को, जब कभी भी आप पढ़ाने जाते हैं क्लास में, अक्सर ये बात होती है, एक बच्चा है क्या करेंगे सर, आज तो कोई बोल जाते हैं कि बच्चा है, एक बच्चा है तो भी पढ़ाइए। अगर आप लोग कभी कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक चर्चा होती है, नचिकेता जी, कोई अकेला स्टूडेंट, अकेला बालक अपने पिता के क्रोध के कारण यमलोक में पहुंचता है और यम से भी वो सवाल पूछता है। तो पढ़ाई का पहला फेज वो शिक्षा है। आप सभी को मैं आग्रह करूंगा और एडवाइस करूंगा कि आप सवाल पूछें। अगर आप अच्छे लर्नर बनेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अर्निंग करने वाले भी बन जाएंगे। तो लर्न होगा तो ही अर्न होगा। और सर आप सीबीओ साहब विराज रहे हैं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हम कॉलेज वालों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, क्यों ना प्राइमरी क्लास के जो टीचर हैं उनके प्रति हमारी नजरिया बदले, उन्हें हम रेस्पेक्ट दें। हायर एजुकेशन में काम करने वाले लोगों को तो बना बनाया हुआ, छटा हुआ, रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट मिल जाता है, उन्हें कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष मेहनत तो जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली से लेकर 5वीं क्लास के टीचर्स करते हैं, उनके प्रति आज जो भी लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी टीचर के प्रति अपनी नजरिया को बदलिए। हमारे देश अपने आप बदल जाएगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो जाएगी और आचार्य श्री का जो सपना था आसन शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो, वो निश्चित रूप से साकार होगा। आप सभी का सहयोग, समर्पण के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। भोजन तैयार है, आप भोजन कर जाएंगे। अभी उद्घोषक महोदय के द्वारा राष्ट्रगान के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। आप सभी से आग्रह करूंगा कि फीडबैक फॉर्म आप लोग भर लें ताकि हम इसकी सर्टिफिकेशन भी आपको प्रदान करेंगे। थैंक यू। जो चाहिए मिले, तो जब व्यक्ति प्रोफाइल चेक करने के बाद अपने कुत्ते को किसी के पास, अपने जानवर को किसी के पास छोड़ते हैं, तो अभिभावक ने शिक्षक के पास अपने लाल छोड़े हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस कार्यशाला का समापन राष्ट्रगान के साथ करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है यथास्थान। सभी के भोजन की व्यवस्था की गई है।